बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आज मैं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की वेक्टर फॉर्म भी बताऊंगा, उसकी डेरिवेशन भी करेंगे, और आज ये भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा आपको कि असल में जो एक्सेलरेशन होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, लेकिन जो हम डिस्कस करेंगे उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। तो ये इन सारे एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है, इसकी डेरिवेशन क्या है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आपने अटैम्प्ट करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले तो लफ्ज़ का नाम नोट करें। सेंट्री का लफ्ज़ निकला है सेंटर से, सेंटर, और पीटल कहते हम यानी कि खींचना, खिंचाव को, खिंचाव। तो ऐसी फोर्स का मतलब क्या हो गया, ताकत। तो इसका फिर मतलब क्या हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स का, कि ऐसी ताकत जो किसी चीज को खींचती है किस तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ। अच्छा बच्चे, इधर ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद कोई फोर्स नहीं है। बड़ी अहम बात बता रहा हूं, जरा तहम्मुल से सुने। सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद कोई फोर्स है ही नहीं। कोई और फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। मेरी बात को आप समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं आपको भी एग्जांपल दूंगा तो आप मेरी बात को समझेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद कोई फोर्स नहीं है, कोई और फोर्स होगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी। तो आइए मैं इसको बताता हूं। तो सेंट्रीपिटल ऐसी ताकत जो किसी चीज को खींचे सर्कल के सेंटर की तरफ। इट इज आल्सो कॉल्ड सेंटर सीकिंग फोर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड सेंटर सीकिंग फोर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड सेंटर सीकिंग फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा नाम क्या है जी, सेंटर सीकिंग फोर्स। ठीक हो गया बेटा। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं आपको जी। द फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन नोट करें जी। द फोर्स विच बेंड्स, बेंड का मतलब है मोड़ना। द फोर्स विच बेंड्स द स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल into a सर्कुलर पाथ। तो जी बेटा जरा लफ्जों पे गौर करें। द फोर्स ऐसी ताकत, विच बेंड जो मोड़ दे। बेंड का मतलब क्या है, मोड़ना। बेंड का मतलब क्या है जी, मोड़ना। ऐसी ताकत जो मोड़ दे किसको, स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल। यानी कि कोई चीज जाना तो सीधा चाह रही है, जाना तो वो स्ट्रेट पाथ में जा रही है, लेकिन वो सीधे जाते हुए पाथ को वो सर्कुलर में मोड़ दे। द फोर्स विच बेंड्स, आप ऐसा करें कि एक लफ्ज का इजाफा करें, द फोर्स विच बेंड्स नॉर्मली। मैं तो लिख दूं द फोर्स विच बेंड्स नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या होता है बच्चे, नॉर्मली का मतलब है 90 डिग्री। यानी कि ऐसी ताकत जो किसी चीज को मोड़े तो सही, कितने डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ। यानी कि एक ताकत है जो सीधे जाते हुए चीज को 90 डिग्री पे मोड़ के उसको सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देती है। तो ऐसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक हो गया। इसका सिंबल क्या होगा बेटा, सिंबल, इसको हम सिंबल क्या होगा, फोर्स को F से जाहिर करेंगे ना, तो F के नीचे छोटा सा C डाल देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया। और इसका फार्मूला क्या होगा, जिसका अभी हमने प्रूव करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बेटा है आपके पास, FC इज इक्वल टू mv²/r। ठीक हो गया। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, डायरेक्शन किस तरफ होगी, टुवार्ड्स
सेंटर ऑफ सर्कल टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ। और ये कौन सी क्वांटिटी है जी? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? ठीक हो गया। इसका बेस यूनिट क्या होगा? तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें एमसीक्यूज के तौर पर है, ज़रा तवज्जो करें। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन। ये साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन इसका सिंबल जब लिखेंगे तो कैपिटल एन लिखेंगे। और इसका बेस यूनिट क्या होगा? न्यूटन किसके इक्वल होता है आपको पता है ना बच्चे? न्यूटन इक्वल होता है kg/-2 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और इसकी फिर डायमेंशन क्या बन जाएगी? तो ये सारे के सारे ना छोटे छोटे से एमसीक्यूज हैं, आपने ये अच्छे तरीके से नोट कर लेने हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायमेंशन FC बड़ी ब्रैकेट डालेंगे, किलोग्राम किसका यूनिट है? मैस का, मीटर लेंथ का L, केजी की जगह पे M आ गया, मीटर की जगह पे L, सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का, तो T-2। तो MLT-2 ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायमेंशन। सेंट्रीपिटल फोर्स का बेस यूनिट kg/-2, एसआई यूनिट न्यूटन, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन किस तरफ होगी? सर्कल के सेंटर की तरफ। फार्मूला क्या है? Fc=mv²/r। सिंबल इसका क्या है? Fc। और डेफिनेशन क्या है? ऐसी ताकत जो मोड़ दे किसको? किसी सीधे जाते हुए पाथ को, स्ट्रेट पाथ को 90 डिग्री पे, नॉर्मली का मतलब क्या है? 90 डिग्री, और वो स्ट्रेट पाथ को किस में कन्वर्ट कर दे जी? स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ। ठीक हो गया। इसका दूसरा नाम क्या है? सेंटर सीकिंग फोर्स। और इसका मतलब क्या है? कि ऐसी ताकत जो किसी चीज को सेंटर के, सर्कल के सेंटर की तरफ खींचे। इस सारी चीजों को नोट करें आप, शाबाश। तो जी बेटा, अभी मैंने एक लफ्ज बोला था कि सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद कोई फोर्स नहीं है, बल्कि कोई और फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं। आपकी बुक में एग्जाम्पल डिस्कस की गई है ना, तो आपने एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन करना है। असल में ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जरा नोट कीजिएगा। मिसाल के तौर पर एटम का सेंट्रल पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। उसके इर्द गिर्द क्या चीज रिवॉल्व करती है जी? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसके दरमियान कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी मैंने क्या बोला? अब ये इलेक्ट्रॉन को सीधा नहीं जाने देती, बल्कि स्ट्रेट पाथ को 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर देती है। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है ना, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट लाइक एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। मिसाल के तौर पर ये एक रस्सी है जिसके साथ आपने कोई चीज, पत्थर का टुकड़ा बांधा हुआ है, ठीक है। जाना तो उसको सीधा चाहिए। ए फोर्स विच, अब देखे ना, ये रस्सी है, अब ये पत्थर का टुकड़ा है, ये स्टोन है, स्टोन व्हील्ड, उसको आप घुमाएं। अब जब रस्सी के साथ आप पत्थर का टुकड़ा बांधेंगे तो रस्सी के अंदर कौन सी फोर्स आ जाएगी? टेंशन की फोर्स। तो मैंने आपको क्या कहा? अब रस्सी के अंदर टेंशन है, तो वो द फोर्स विच बेंड स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ। अब आपने देखा कि ये जाना तो सीधा चाह रहा था, लेकिन इस रस्सी की टेंशन की फोर्स की वजह से वो सीधा नहीं गया, बल्कि बेंड हो गए। मैंने फिर वही बात बार बार कह रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद कोई फोर्स नहीं है। रस्सी के अंदर जो टेंशन की फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्ट लाइक एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। एक गाड़ी है, वो सर्कल में घूम रही है, बात समझ आ रही है? दायरे में घूम रही है, तो वो कौन सी फोर्स होगी? फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट लाइक एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारी जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लाइक एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये एग्जाम्पलें इस वजह से मैंने दी हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद कोई फोर्स नहीं है, कोई और फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। तो ये तो थी इनकी एग्जाम्पल। किसी पत्थर का
सर्कल में घूम रहा। अच्छा बच्चे, बुक वाला कहता है जी अगर फॉर एग्जांपल ये रस्सी स्नैप कर जाती है, स्नैप का मतलब क्या है जी, टूटना। ठीक है, स्नैप का मतलब क्या है, ये हम सर्कल यहां तक बना लेते हैं, यहां तक। ठीक है, अच्छा स्नैप का मतलब है जी स्नैप, टूटना, ब्रोकन। अगर ये रस्सी टूट जाए तो आप बताएं कि ये पत्थर सर्कल में घूमेगा? नहीं, ये तो सीधा टेंजेंट के रास्ते में निकल जाएगा। दिस इज पाथ ए बी। तो ये सर्कल जैसे ही रस्सी टूटेगी, ये जो पत्थर का टुकड़ा सीधा जाना चाहेगा टेंजेंट की तरफ। इसका मतलब है चीजें टेंजेंट के अलोंग मूव करना चाहती हैं, लेकिन एक रस्सी के अंदर जो फोर्स होगी ना, टेंशन की फोर्स, वो इसको दायरे में घुमाने पर मजबूर करेगी। ठीक है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अच्छा जी, अब बताता हूं जी सेंट्रीपिटल। आप जरा देखें, मैंने हेडिंग ऊपर क्या लगाई हुई है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मैंने प्रूव करवाना है आपको। देखें, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का प्रूव करेंगे ना तो उससे हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी, न्यूटन। तो अब मैं बताता हूं जरा एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का प्रूव नहीं करवाने लगा, पहले जरा चीजों को समझिएगा। ठीक है, 4 किस्म के एक्सेलरेशन होते हैं बेटा। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखें, ये एक सर्कल है। ठीक है, अब चीजें जाना तो सीधा चाहती हैं ऐसे, ये वेलोसिटी v के साथ, लेकिन एक फोर्स है जो उसको सेंटर की तरफ खींचती है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप इधर बात करें तो जाना तो सीधा चाहती हैं, लेकिन इधर भी एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगेगी, वेलोसिटी v। अगर ये मूव करती करती इधर, क्योंकि चीजें तो हर वक्त अलोंग द टेंजेंट मूव करेंगी ना, फिर भी इसको फोर्स एक नीचे की तरफ खींचेगी। अगर ये मूव करता करता पत्थर का टुकड़ा इधर आ जाए, ये वेलोसिटी v, फिर भी एक फोर्स है जो उसको सेंटर की तरफ खींचती है। तो आप देख रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ। और ये जाना तो पत्थर का टुकड़ा सीधा चाहता है वेलोसिटी v के साथ, लेकिन ये फोर्स है जो उसको नीचे खींच रही है। तो एंगल देखें हर पॉइंट पे कितना है, 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री। डेफिनेशन के अंदर क्या चीज लफ्ज हमने यूज किया था, द फोर्स विच बेंड, जरा तवज्जो करें, द फोर्स विच बेंड नॉर्मली 90 डिग्री पे स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ। यानी कि अब आपको डेफिनेशन सारी समझ आई। ये तो सारे एमसीक्यूज है ना जो मैंने आपको बताए। ठीक हो गया बच्चे। अब जरा देखें 4 किस्म के एक्सेलरेशन कौन कौन से हैं। बेटा देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से, पढ़ा हुआ है ना हमने। यानी कि देखें, ये मेरे पास सर्कल है, ठीक हो गया। एक एक्सेलरेशन है जो सर्कल के सेंटर की तरफ होगा, ये पार्टिकल है सर्कल के सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये जो अलोंग द टेंजेंट एक्सेलरेशन होगा ना, इसको हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो मैंने आपको कहा था ना 4 किस्म के एक्सेलरेशन है। बेटा याद रखें, एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के अंदर 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये पढ़ा है ना हमने। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से पैदा होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब एक बॉडी सर्कल में घूम रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है ना, वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेक्टर के अंदर 2 चीजें होंगी ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर एक ऐसा पार्टिकल, यानी कि इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो 5 से ही मूव करता जा रहा है। यानी कि मैं कहूंगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है। एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कल में मूव कर रहा है। अब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है 5 मीटर पर सेकेंड हर पॉइंट पे, लेकिन आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगी। तो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन को मैं क्या कहूंगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बच्चे ये नोट कर लें, ये हमारा आज का टॉपिक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से उस दायरे में घूमते हुए बॉडी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। और अगर इसकी स्पीड इधर है 5 मीटर पर सेकेंड और इधर हो जाए 10, 15, 20, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती जाए, तो फिर वो कौन सा एक्सेलरेशन है जो उसकी स्पीड बढ़ा रहा है? वो सेंट्रीपिटल नहीं है, बल्कि वो टेंजेंशियल है।
बात समझ आ रही है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। डायरेक्शन की वजह से कौन सा एक्सेलरेशन होगा? डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। इधर मैं लिख देता हूं ना, इधर मैं लिख देता हूं वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अगर स्पीड यूनिफॉर्म रहे लेकिन डायरेक्शन के चेंज होती रहे हर जगह पे, इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो अगर डायरेक्शन के चेंज होगी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ आई आपको बात? अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो, देखें डायरेक्शन ने तो चेंज होना ही होना है, मैग्नीट्यूड चेंज होगी तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से पैदा होता है। यानी कि इधर 5 है, ठीक है, इधर उसकी इधर आ गई जी 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर है, ये एक्सेलरेशन ही होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इधर आ गई 10, इधर आ गई 15, इधर आ गई 20। बात समझ आ रही है? तो ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना हर पॉइंट पे, ये कौन कर रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं, बल्कि मैग्नीट्यूड कौन चेंज करता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बात समझ रहे हैं बेटा? तो अब दो टाइप के हो गए, सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड चेंज करता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ AC, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT। इनके याद रखें, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं ना, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके सेंटर से निकलता है। चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर में मैंने आपको डिटेल बताई हुई है। तो ये नेट एक्सेलरेशन होगा, जिसको मैं कहूँगा नेट एक्सेलरेशन। ये है ना, इस वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर दें AC, तो मुझे बताएं ये एक ट्राइंगल नहीं बन जाएगी? तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के सेंटर से जो एक्सेलरेशन निकलता है ना, ये नेट एक्सेलरेशन है, जिसका फार्मूला क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना आप, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो तीसरी किस्म का एक्सेलरेशन ये है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। चौथी किस्म का एक्सेलरेशन होता है जी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जो कि आपको पता ना, या तो बोर्ड के आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन आपने देखा 4 किस्म के एक्सेलरेशन है। मैं आखिरी मरतबा रिवाइज करके फिर इसका मैथमेटिकल प्रूफ स्टार्ट करने जा रहा हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ क्या करता है? मैग्नीट्यूड चेंज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ किस वजह से पैदा होता है? डायरेक्शन के चेंज होने से। ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड चेंज करता है। अच्छा जी, और जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बने वो नेट एक्सेलरेशन है, ठीक है। और एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसको मैंने पहले डिटेल में अलग पढ़ा दिया है। तो बच्चे ये चीज़ें आप नोट करें, फिर इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। तो जी बेटा, अब इसके प्रूफ की बारी आ चुकी है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। ये मैं इधर आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये सर्कल का है सेंटर, थोड़ा सा सीधा करके बना लेते हैं हम। दिस इज द, एक मिनट, ये आ गया जी सर्कल, ठीक है। अब बच्चे जरा तवज्जो कीजिएगा, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये पॉइंट है A। अब जरा तवज्जो करनी है आपने, डायग्राम को गौर से समझना है। दिस इज पॉइंट A, सर्कल के सेंटर से लेके यहां तक का फासला क्या है? रेडियस R, ठीक हो गया। अब इस पॉइंट A के ऊपर जो वेलोसिटी है, दिस इज कॉल्ड V1, ये वेलोसिटी V1 है। पॉइंट A से बॉडी चलता चलता पहुंच चुका है जी पॉइंट B के ऊपर, दिस इज पॉइंट B, और ये वाला फासला भी क्या कहलाएगा? रेडियस R। अच्छा जी, इस पॉइंट पे क्योंकि वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगी ना, दिस इज V2, बात समझ रहे हैं। और ये एंगल कितना बनेगा? थीटा। और ये है आपके पास पॉइंट B। जरा डायग्राम पे जूम करके दिखाइएगा जी बच्चों को। यानी कि ये सर्कल है आपके पास बेटा, दिस इज पॉइंट A, जाना बॉडी सीधा चाहता है,
सर्कल टेंजेंट के अलोंग V1। अच्छा, अब वो V1 से किधर जा रहा है, A से B की तरफ, V1 से V2। अब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से पैदा होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो मुझे बताइएगा आप कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी कहाँ से कहाँ, V1 से V2, V1 से V2, तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा V। बात समझ रहे हैं? तो ये इसका प्रूव हम स्टार्ट करते हैं। क्या आ जाएगा बच्चे, A इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ये जो वेलोसिटी किस वजह से चेंज हुई, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से। उसकी मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है बच्चे। ठीक हो गया, इसको मैं नाम दे लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे ना पॉइंट A से B तक जाने में कितना टाइम लगा है, तो वो मैंने टाइम निकालना है। तो इधर मैं हेडिंग क्या लगा दूंगा, टाइम टेकन, यानी कि कितना टाइम लगा। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू VT, और T किसके इक्वल आ जाएगा, S ओवर V के। तो T की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा T S ओवर V। तो टाइम आ चुका है जी, तो क्या लिखेंगे, पुट डेल्टा T इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा क्या आ जाएगी, A इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा T की जगह पे देखें, डेल्टा V ओवर डेल्टा T, डेल्टा T किस की जगह पे क्या आ जाएगा, S ओवर V। अब V देखें डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखूंगा, A इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा V ओवर S। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप देखें एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ना आप, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो A के साथ छोटा सा लिख दें C, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि सर्कल के सेंटर की तरफ है ना, रेडियस के अलोंग है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये बात आप साइड पे लिख लीजिएगा। फार्मूला क्या था, डेल्टा V ओवर डेल्टा T। डेल्टा T निकाला, ये देखें वैल्यू पुट करवा दी, ये इक्वेशन बन गई। अब मुझे डेल्टा V की वैल्यू भी चाहिए, कि यानी कि ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, डेल्टा V वेलोसिटी में चेंज कितना आया है, जरा आप इस चीज को नोट कीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। तो जी बेटा जरा डायग्राम की तरफ आप अपने तवज्जो करनी है। अब मैंने ना डेल्टा V की वैल्यू निकालनी है, और वो कैसे आएगी, देखें दिस इज द टेंजेंट, पॉइंट A के ऊपर ये टेंजेंट है, और ये पॉइंट B के ऊपर टेंजेंट है। अब ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ये मैं सर्कल के सेंटर को नाम देता हूं OAB। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है बेटा। अब ये दो ट्राइंगल है, एक तो बन गई OAB। अब आप देखें कि OAB ये जो ट्राइंगल है ना, इसकी दोनों साइडें बराबर हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। और ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर हो ना, उसको आइसोसीलेस ट्राइंगल कहते हैं। ये आप साइड पे लिख लीजिएगा, आइसो का मतलब होता है सेम, द ट्राइंगल हुज बोथ साइड्स आर सेम, जिसकी दोनों साइडें सेम हो उसको आइसोसीलेस। बच्चे जो पॉइंट A और B है ना, बुक वाला कहता है दिस इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये पॉइंट A और B इतने क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि A और B, ये जो V1 और V2 है ना, इनकी टेल से टेल मिलती है। जरा आप देखें, मैं इस ये जो ट्राइंगल बन रही है ना, इसको मैं अलहदा बनाने लगा हूं। ये देखें, ये V1 इधर आ जाएगा, ये जरा तवज्जो कीजिएगा, इसको फोकस करके दिखा दें जी बच्चों को। ये बन जाएगा V1, ठीक हो गया। अब ये देखेगा, ये V1 इधर आ गया। अब ये जो V2 है ना, ये इधर आ जाएगा। देखें V2 टेल से टेल मिलानी है, दिस इज V2, ठीक है। अब चेंज कहां से कहां आ रहा है, देखें वेलोसिटी वेक्टर है ना बेटा, तो ये एरो भी मैं डाल दूंगा, बिकॉज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर है, तवज्जो कीजिएगा। आप देखें रेड सर्कल, रेड लाइन से जो मैंने एरो बनाया हुआ, कहां से कहां है, V1 से V2, तो ये क्या आ जाएगा, V1 से V2, दिस इज कॉल्ड डेल्टा V,
ठीक हो गया बेटा। ये अब एक अलग ट्राइंगल बन गई पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये देखें ए और बी बहुत क्लोज है, एक ये भी तो ट्राइंगल बन रही है ओ ए बी। अब देखें V1 और V2 की मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऐसी ट्राइंगल देखें ये एंगल भी थीटा बनेगा। इधर आपने ना एक बात याद रखनी है, जो एंगल सर्कल के सेंटर में बनेगा ना, इसके टेंजेंट्स के दरमियान भी वही एंगल बनेगा। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो V1 और V2 जो उसके दो टेंजेंट्स हैं उनके दरमियान भी एंगल 20 डिग्री होगा। यानी कि ये बात आप ना साइड पे अगर लिखना चाहें, जो एंगल सर्कल के सेंटर में बनेगा वही एंगल दो पॉइंट्स के जो टेंजेंट है ना उनके दरमियान भी वही एंगल होगा। यानी कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो V1 और V2 के जो टेंजेंट्स है ना उनको जब मिलाएंगे तो ये एंगल भी 30 होगा। अगर ये एंगल 20 डिग्री है, सर्कल के सेंटर में जो एंगल, जितना एंगल सर्कल के सेंटर में होगा उतना ही एंगल दो टेंजेंट्स के दरमियान भी सेम एंगल होगा। इट मीन कि ये एंगल थीटा जो सर्कल के सेंटर में बन रहा है और V1 V2 जो टेंजेंट्स के दरमियान एंगल बन रहा है, दिस इज ऑलवेज रिमेन सेम। मेरी बात को आप साइड पे लिख लेंगे, सर्कल के सेंटर में बनने वाला एंगल और टेंजेंट्स के दरमियान बनने वाला एंगल हमेशा सेम होता है। अगर ये 20 है तो V1 और V2 को मिलाएंगे ये एंगल भी 20 है। अगर सर्कल के सेंटर में 30 डिग्री एंगल बनेगा तो टेंजेंट्स को मिलाने से भी 30 डिग्री एंगल बनेगा। बात समझ रहे? तो दोनों एंगल सेम होंगे, सर्कल के सेंटर वाला और टेंजेंट्स को मिलाने से जो एंगल बनता है। और ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, इसको भी मैं अलग बना लेता हूं। जरा ये देखें, ये आ जाएगी ओ ए बी, ये है रेडियस आर, दिस इज एंगल थीटा। इसको मैं θ1 कह लेता हूं, इसको θ2। अगर ये ए और बी बहुत ही स्मॉल है, यानी कि बहुत करीब करीब है, तो मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं। तो जब एक स्ट्रेट लाइन होगा तो फिर ए से बी तक का फासला क्या आ जाएगा, एस के इक्वल। तो बच्चे अब देखें, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दोनों साइडें सेम हों तो ऐसी ट्राइंगल को क्या कहते हैं, आइसोसीलेस ट्राइंगल। तो बच्चे याद रखिएगा, तो ये भी आइसोसीलेस ट्राइंगल है पी क्यू आर और ओ ए बी। अब ये दो ट्राइंगल्स हैं जो कि आइसोसीलेस हैं। ठीक हो गया। इधर जरा जूम ही किए रखिएगा, जरा तवज्जो कीजिएगा इस बात पर। जब दो, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, θ1 θ2 सेम है, तो मैं लिख सकता हूं कि θ1 इज इक्वल टू θ2। बात समझ आई? आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है S इज इक्वल टू आर थीटा, पढ़ा है ना, S इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू S ओवर आर। याद रखें, जब एंगल सेम हो ना दो ट्राइंगल्स के, तो उनके किसी भी दोनों साइड की रेशो लेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो ये θ1 कितना आ जाएगा बेटा, अगर मैं मैग्नीट्यूड के लिहाज से बात करूं तो डेल्टा V ओवर, देखें डेल्टा V ओवर V1 या V2, इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो मैं सिंपली V लिख देता हूं। और θ2 क्या आ जाएगा, ए बी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, S ओवर आर। ऐसी दो ट्राइंगल्स जिनके एंगल सेम हो, उनकी किसी भी दो साइड्स की रेशो लेने से भी एंगल सेम आता है। ये वही चीज नहीं बन गई, S इज इक्वल टू आर थीटा और थीटा इज इक्वल टू S ओवर आर, ये जो हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है। तो डेल्टा V निकालना था, तो डेल्टा V किसके इक्वल आ जाएगा, V डिवाइडर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, VS ओवर आर। तो बेटा जरा इस चीज को नोट कीजिएगा, अब इसको पुट करवाते हैं इसके अंदर, जरा यहां तक आप इस चीज को नोट कीजिएगा। तो जी बेटा, अब डेल्टा V की वैल्यू आ चुकी है, तो यही डेल्टा V की वैल्यू किसके अंदर पुट करवाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो आप क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा V इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या आ जाएगा जी बच्चे आपके पास आंसर, AC इज इक्वल टू, देखें इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, V इंटू डेल्टा V ओवर S। मैं V ओवर S को लग कर देता हूं, देखें V ओवर S को मैंने लग कर दिया, और डेल्टा V की जगह पे क्या आ जाएगा, ये जो हमने वैल्यू निकाली है VS ओवर R। तो VS ओवर R, S से S कट गया, S से S कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएगा जी,
ए सी इज इक्वल टू वी इंटू वी स्केयर ओवर आर। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से पैदा होता है। इसकी वजह से सर्कल में जो बॉडी घूम रहा है उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है। यूनिफॉर्म स्पीड आपकी बुक में लफ्ज लिखा हुआ है, इट मीन कि मैग्नीट्यूड सेम है। तो बच्चे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन क्योंकि सर्कल के ये इट इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो ये सर्कल के सेंटर की तरफ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। आप एक ही बात है ना, सर्कल के सेंटर की तरफ या रेडियस के अलोंग। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ चुका है, अब आप क्या निकालेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ए के साथ क्या लिखेंगे? सी, और एफ के साथ भी सी लिखेंगे। तो एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी की वैल्यू क्या आ गई? वी स्केयर ओवर आर। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा जी सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर ओवर आर। ठीक है, अब आपने ये रिलेशन ये फार्मूला बनेगा लीनियर मोशन के लिए, लेकिन हम तो एंगुलर मोशन पढ़ रहे हैं ना, तो फिर क्या फार्मूला बन जाएगा आपके पास बच्चे? आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसको मैं नाम दे लेता हूं इक्वेशन नंबर, हाँ जी इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो हमने पहले लिखा हुआ है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा क्या आ जाएगी जी इक्वेशन नंबर 3? हाँ जी एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर है ना, तो v की जगह पे आर ओमेगा उसका स्केयर आ जाएगा इंटू आर। एफ सी इज इक्वल टू एम स्केयर ओपन कर ले, आर स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर आर, एक आर से एक आर कैंसल, तो एम आर ओमेगा स्केयर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ जाएगा जी एंगुलर मोशन में। अब आप गौर करें कि इधर सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इधर सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों फार्मूला में फर्क है बच्चे, नोट कीजिएगा। एक फार्मूले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक फार्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है कि देखें, अगर एक रस्सी है ना जो कि बहुत लंबी है, उसका रेडियस ज्यादा है, तो आप देखेंगे उसके साथ आप पत्थर बांधेंगे, उसका रेडियस ज्यादा है, उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगी। बात समझ रहे हैं ना? उसकी और एक रस्सी उसको घुमाना भी आसान है, लेकिन अगर एक छोटी सी रस्सी हो, उसका रेडियस कम है, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा, उस पर फोर्स आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। यानी कि आप पत्थर का टुकड़ा किसी लंबी सारी रस्सी के साथ बांधे, वो आसानी से घूमेगा। तो इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक भारी मैस है, रस्सी के साथ बांधे, उसको घुमाना मुश्किल है, जबकि हल्के मैस को घुमाना थोड़ा सा आसान है। ठीक हो गया बच्चे, ये आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। अब मैं इसकी लिखता हूं वेक्टर फॉर्म। तो बेटा वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगी जी? वेक्टर फॉर्म। तो बच्चे जरा वेक्टर फॉर्म में ना आपने गौर करना है। सेंट्रीपिटल पहले एक्सेलरेशन की वेक्टर फॉर्म लिखते हैं ना, ए सी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। तो इधर एरो भी लगाएंगे, और आपको पता है ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए क्या लिखते हैं हम? यूनिट वेक्टर। और इधर साथ में माइनस का साइन आ रहा है, जब डायरेक्शन लिखेंगे तो माइनस का साइन पुट करेंगे। अब ये माइनस का साइन क्यों आया है, जरा तवज्जो करना, आपने मेरी बात को समझना है। ये जो यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? ये रेडियस है ना। देखें मैं इधर आपको बना के समझाता हूं कि माइनस क्यों आया है। ये सर्कल है ना आपके पास, ये है ऑब्जेक्ट जो सर्कल के सेंटर में मूव करना चाह रहा है। बच्चे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी सर्कल के सेंटर की तरफ, जबकि ये जो रेडियस वेक्टर है ना, रेडियस वेक्टर, इसकी डायरेक्शन होती है आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये रेडियस की डायरेक्शन है और ये सेंट्रीपिटल। देखे ना, जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो वी स्केयर ओवर आर, इसके साथ माइनस आएगा। माइनस का साइन ये बता रहा है
कि सेंट्रीपिटल एक्सेशन सर्कल के सेंटर की तरफ है, जो रेडियस है ना, रेडियस आर, वो अवे फ्रॉम द सेंटर है। बात समझ रहे हैं? तो साथ में मैग्नीट्यूड के साथ इसका यूनिट वेक्टर आएगा, तो माइनस का साइन आपने पुट करवाना है वेक्टर फॉर्म लिखते वक्त। ठीक हो गया जी, ये तो आ गई जी इसकी वेक्टर फॉर्म। अच्छा जी, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स की भी वेक्टर फॉर्म लिख लें। क्या आ जाएगी? एफ सी इज इक्वल टू, माइनस का साइन आएगा एम वी स्केयर ओवर आर, और साथ में क्या आ जाएगा जी? यूनिट वेक्टर। माइनस का साइन क्यों आ रहा है मैंने आपको अभी बता ही दिया है, ये भी रेड से लिख देते हैं। ठीक हो गया बेटा? तो ये देखें, इसको फार्मूलों को मजीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है। आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो अगर इधर वेक्टर लिखेंगे ना तो फिर इधर नीचे आर स्केयर हो जाएगा। तो मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा एंट्री टेस्ट लेवल पे चला जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना ही याद रखें। ठीक है, वरना अगर आप यूनिट वेक्टर में इधर नोट के अंदर लिख देता हूं कि यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो इधर आप वेक्टर लिखेंगे ना तो इधर आर स्केयर आ जाएगा। अगर इधर यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करवाएंगे तो एम वी स्केयर ओवर आर स्केयर, लेकिन इधर फिर वेक्टर आएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये तो थी वेक्टर फॉर्म, इस चीज को नोट करें बेटा। तो जी बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमने पढ़ा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन आपने लिख लेनी है क्योंकि हमारी बुक में उसकी डिस्कशन नहीं है। द फोर्स विच एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, जिस तरह न्यूटन थल रहा था ना, हर एक्शन का रिएक्शन है। सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कल के सेंटर में लगती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। और सेंट्रीफ्यूगल क्या है? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी हुआ है, इसकी एप्लीकेशन है बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, जिसका फार्मूला आपकी साइड इंफॉर्मेशन में दिया भी हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि जो सर्कल के सेंटर की तरफ फोर्स लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और हर एक्शन का रिएक्शन भी होता है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो जो सर्कल के सेंटर से अवे फोर्स लगती है, द फोर्स विच एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। असल में उसका फार्मूला भी यही होता है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, बस उसमें प्लस आ जाएगा। तो ठीक है बेटा, आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देते रहें। लेक्चर 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाए इससे परेशान नहीं होना। आप ये देखें कि आपको मटीरियल अच्छा मिल रहा है, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।